तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी अगर आपको कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो आप सबसे पहले माइनिंग में देखोगे कि उसमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटल है या नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स। ओर्स वो मिनरल्स हैं जहाँ से आप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटल आप निकाल सको, राइट, यूज कर सको। तो जैसे अगर हम बात करें आयरन की, क्योंकि आयरन की मेटलर्जी, आयरन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो अगर हमें आयरन की लत से देखना है तो माइन करेंगे और फिर उस माइन में देखेंगे कि Fe2O3 या Fe3O4 की परसेंटेज कितनी है ना। जो भी है, मान लो Fe2O3 है तो कितना है उसमें आयरन। और Fe2O3 के एक लत से अगर हम एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन देखें तो Fe2O3 के मोलर मास है 56 इंटू 2 और 48, तो ये हो गया 160 ग्राम। 160 ग्राम में 112 ग्राम है। तो अगर कहीं पे, राइट, अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये 100% है तो उसमें आयरन मैक्सिमम 70% होगा, राइट। यस। ठीक है। और आपको चाहिए कि आप अप्रिशिएबल अमाउंट में चाहते हो तो आपको चाहिए कि कम से कम ये जो है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा Fe2O3, जितना मतलब भी आप मिनरल देख रहे हो वहाँ पे Fe2O3 का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, तो उससे उतना ज्यादा आप आयरन निकाल सकते हो। बाकी 30% क्या है, ऑक्साइड्स हैं, उनको आपको रिड्यूस करना है, राइट। तो ये कैलकुलेशन चलती है ना। Fe3O4 में ऐसे ही आप देख लोगे। तो आप चाहते हो कि आपको अच्छे से अच्छे मिनरल्स ऐसे मिले जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको मेटल मिल सके, है ना, और उनको हम ओर बोलते हैं, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो Fe2O3 है इसमें अदर ऑक्साइड हो सकते हैं, है ना, सिलिकॉन के SiO2, राइट, अदर अदर लेट्स इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन आपने देखा था मोस्ट अबंडेंट में सेकंड नंबर पे आता है, ऑक्सीजन फर्स्ट पे है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में। SiO2, एल्यूमिनियम, Al2O3, ये सब एल्यूमिनोसिलिकेट्स, इन सब की इम्प्योरिटीज होना मतलब नॉर्मल है, SiO2 की खासकर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल्स, राइट, तो हम नहीं चाहते हैं, राइट। ये गैंग पार्टिकल्स हो गए। अब इनको इम्प्योर करना है, सॉरी, इस इम्प्योरिटी को हटाना है। उसके लिए डालते हैं फ्लक्स। फ्लक्स दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक फ्लक्स, एक बेसिक फ्लक्स। तो अब आपको पता है SiO2 इज ए एसिडिक ऑक्साइड। तो आप क्या डालोगे, आप चाहोगे कि ये इसी से कंबाइन हो जाए। फ्लक्स आर द दोस, लेट्स से सॉल्ट, फिजिक्स का फ्लक्स नहीं बात हो रही है वो दो सब्सटेंसेस है ना जो इस इम्प्योरिटीज को, गैंग पार्टिकल को निकालने के लिए चाहिए। अगर एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो बेसिक फ्लक्स। बेसिक इम्प्योरिटी है, मान लो कहीं पे CaO की इम्प्योरिटी है, राइट, आपको चाहिए एसिडिक फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स में जो आते हैं वो है SiO2, FeO भी बेसिक इम्प्योरिटी में आता है ना, बेसिक इम्प्योरिटीज हो गई, राइट। एसिडिक फ्लक्स में आता है SiO2, बोरेक्स, ये सब आते हैं। बेसिक फ्लक्स में आएंगे CaO, MgCO3, CaCO3, कुल मिला के CaCO3, MgCO3, ये इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। ये डोलोमाइट में MgCO3 का परसेंटेज काफी होता है, ठीक है, डोलोमाइट। और CaO तो CaCO3 से ही बनाते हैं, तो CaO इज ए फ्लक्स, बट उसका सोर्स क्या है, ये लाइमस्टोन से, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गए। क्या करेंगे, इसके साथ कंबाइन करके सिलिकेट्स बनाएंगे। तो अगर मान लो CaO प्लस SiO2 है तो CaSiO3 बना लेगा सिलिकेट्स। मान लो P2O5 है, फास्फोरस की है, तो CaO प्लस P2O5 कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा ना, Ca3PO4 वोल्टवाइज। तो अब ये जो सॉल्ट होते हैं ये रिलेटिवली लाइटर होते हैं वेट में, ठीक है। ये अभी SiO2 जो है वो ऐसे स्लैग, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग फॉर्मेशन, एक और वर्ड आ गया यहाँ पे, स्लैग। तो ये लाइटर होते हैं थोड़े से इम्प्योरिटीज, तो ये ऊपर आ जाएगा मलाई की तरह, जैसे दूध में मलाई होती है ना वैसे, और उसको आप फिर निकाल सकते हो, यू कैन सेपरेट इट। तो ये स्लैग फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन पार्टिकल बात हमने समझी। एक तो समझे हमने गैंग पार्टिकल, ठीक है, गैंग पार्टिकल, एक हमने समझे फ्लक्स, और एक हमने समझा स्लैग फॉर्मेशन। इस प्रोसेस पे कुछ टर्म्स है नॉर्मल, है ना। गैंग पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज, फ्लक्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर गोइंग टू रिमूव इम्प्योरिटी, एंड जो बनेगा उसको बोलते हैं स्लैग, ठीक है। अब समझते हैं कि देखो अगर हमें कोई मिनरल बनाना है
तो हमें देखना पड़ेगा वो मेटल किस तरह का है, मतलब कौन सी वाली हमें प्रोसेस फॉलो करनी है, राइट। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, सबसे पहले आता है फिजिकल सेपरेशन, ताकि आपकी इमेजिनेशन बन जाए, देन वी विल कवर दिस पार्ट, ठीक है। फिजिकल सेपरेशन, मान लो आपने माइन से खोद के निकाला, तो जब माइन से निकाल रहे हैं तो कुछ बड़े बड़े लम्स हो सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर टाइप के, है ना, हो सकते हैं, राइट, जो आपने और मिनरल लिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्रश करना पड़ेगा। बॉल मिल टाइप की होती है ना, उसमें ये बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, और उसमें मेनली काम क्या होता है, बॉल मिल्स वगैरह में ऐसे बॉल्स होती हैं, है ना। क्या आपने कभी चक्की देखी है, आटा पीसने वाली चक्की टाइप, है ना, तो वैसे ही कुछ रहता है उसमें। तो खैर ऐसे पानी टाइम टाइम की चक्की थी, तो उसमें तो दो ऐसे, है ना, रोटेट करते थे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसमें आप अगर कोई, है ना, आप घर में भी हो सकती है, लेकिन ये वॉल मिल होती है, इसमें ऐसी बॉल्स होती हैं, इसको डालोगे और ये आपस में ऐसे मूव करती रहती है। इनके बीच में जो भी ओवर आएगा, जो भी मिनरल आएगा, वो इनकी टक्कर से, है ना, कोलिजन से, ये वॉल्स के कोलिजन से, है ना, ये ऐसे मूव करते रहेंगे हर डायरेक्शन में, इधर उधर, ये वाइब्रेट करता रहता है। ये वॉल्स ऐसे मूव करती रहती है, और उसके कारण फिर इसके बीच में जो भी और आएगा वो क्रश हो जाएगा। तो पहले काम करते हैं, और इसमें कई सारे प्रोसेसेस हैं। सिंपल सी मीनिंग ये है कि जो बड़े बड़े लम्प्स हैं उनको छोटा छोटा कर लो, और छोटे छोटे लम्प्स को पाउडर बना दो, बिल्कुल जितना छोटा हो सकता है उतना पाउडर कर दो, ठीक है। उसके लिए रोटेटिंग क्लेन भी होती है, एक रोटेटिंग क्लेन ऐसे करके, बड़ी सी क्लेन रहेगी ऐसे सिलेंडर टाइप का, और वो थोड़ा स्लांट, मतलब मैं बस एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। और उसमें खूब सारा और ऐसे डाल देते हैं, राइट। और अच्छा, एक मिनट, ये रोटेटिंग क्लेन कैल्सिनेशन में यूज होती है, सॉरी, कैल्सिनेशन में आएंगे आगे, ये उसमें यूज होती है, इसमें बाद में आएंगे। ये पहले क्रश कर लिया, पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद और एक दो काम और हो सकते हैं, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं, राइट, तो आप नीचे की तरफ डालोगे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ डालोगे, जो लाइटर होंगी वो, राइट, लेट्स से विद, और आप इधर से थोड़ा सा एयर वगैरह कुछ डालोगे, जिसके कारण जो इम्प्योरिटीज हैं वो थोड़ा दूर जाके गिरेंगी, और हैवियर पार्टिकल जो है नीचे गिरते जाएंगे, है ना, एयर के कारण थोड़ी जो इम्प्योरिटीज है, लाइटर इम्प्योरिटीज है, वो थोड़ा दूर जाके गिरेंगी। ये ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, राइट। एंड दूसरी एक प्रोसेस आती है जिसमें वाटर को आप यूज करते हो, ठीक है। तो उसमें वाटर क्या करते हैं, वाटर को फ्लो कराते हैं, वो ग्रेविटी सेपरेशन में ही आ जाता है। उसमें क्या करते हैं, वाट एक स्लोप वाली प्रोसेस, ऐसे थोड़ा रहेगा, हल्का सा, है ना, हल्का सा स्लोप रहेगा, और पानी को फ्लो कराएंगे। जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो पानी के साथ चल के ज्यादा दूर चली जाएंगी, और ऐसे स्लोप के थ्रू ऐसे पानी को करके फिर हम इकट्ठा कर सकते हैं अलग अलग, लेट्स से। तो जो क्या कहते हैं, आपकी वाटर के थ्रू भी आप सेपरेट करा सकते हो, उसमें लाइटर, क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी वाटर के साथ फ्लो होके चली जाएंगी, और फिर आप उसको सेपरेट कर लो, ठीक है। एंड मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट होती है, मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट होती है, वो भी ऐसे ही रहती है, और एक व्हील ऐसा रहेगा जिसके थ्रू ये बेल्ट ऐसे मूव हो रही है, ऊपर और नीचे तक जा रही है, और यहाँ से आपने ओर डाल दिया, तो जो जब ये इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा, राइट, इम्प्योरिटी विच आर नॉन मैग्नेटिक पहले गिर जाएगी, और जो जो मैग्नेटिक है वो थोड़ी देर बाद गिरेगी, है ना, वो भी गिरेगी, लेकिन वो मैग्नेटिक होने के कारण, राइट, वो थोड़ा देर बाद गिरेगी। तो इस तरह से और लेट्स से इम्प्योरिटीज को ना, जो पाउडर यहाँ पे हमने लिया हुआ है, और उसको सेपरेट करते हैं। तो ये कई सारी प्रोसेस हैं जिसमें फिजिकल सेपरेशन हम यूज करेंगे, और फिजिकल सेपरेशन से जो क्रस्ट, लेट्स से हमारा ओर है, उसको हम और इनरिच कर लेंगे, मतलब हमने थोड़ी इम्प्योरिटी निकालनी, अच्छा, इससे पूरा एकदम इम्प्योरिटी नहीं निकलती है, बट ये ऑब्वियसली थोड़ी इम्प्योरिटीज निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, हैंड पिक्ड भी करते हैं, बड़े बड़े लम्प्स हैं जैसे, उनमें कलर से भी देखते हैं कि मतलब कुछ जैसे और हैं वो उनके कलर अलग होता है, इम्प्योरिटीज का कलर अलग होता है। अगर आपने बड़े बड़े लम्प्स में ही देख के वो देख लेते हैं, तो उसमें फेरोक्रोम आता है। फेरोक्रोम अगर आप देखोगे फेरस और क्रोमियम का, वो थोड़ा सा शाइन करता है, ठीक है, वो जो है ना, थोड़ा सा ब्राइट होता है, शाइन करता है, तो उससे हैंड पिक करते हैं।
को उससे लम्प्स, ऐसे लम्प्स उठाते हैं जिनमें शाइनिंग थोड़ी ज्यादा है, उसमें क्रोमियम का अमाउंट ज्यादा होगा, बाकी फिर अलग कर देते हैं। कुल मिला के ये फिजिकल सेपरेशन है। इसमें कई सारी ऐसे ग्राइंडिंग, क्रशिंग में ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन भी होता है। हाँ, फ्रॉथ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड ये शायद आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, वेटिंग प्रॉपर्टीज पे, मतलब डिपेंडेंट है, एक नीचे से एयर डालते हैं, है ना, और कुछ सब्सटेंसेस जैसे पाइन ऑयल, राइट, या फिर एनिलीन, ये सब जो है ये डालते हैं, ये फ्रॉथ प्रोड्यूस करते हैं, राइट। मतलब फ्रॉथ का मतलब है झाग प्रोड्यूस करना, ये झाग प्रोड्यूस करते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ये क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, मतलब सल्फाइड मेनली एंड है, उसको घेर लेते हैं। जैसे हमने वाटर को देखा था Na+ को घेर लेता था ना, वैसे ही जो झाग है ना, ये जो पाइन ऑयल है या फिर जो भी है ना, एनिलीन, जो भी ऐसा कंपाउंड है जो फ्रॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, झाग प्रोड्यूस कर रहा है, वो इसको घेर लेगा, सल्फाइड ओर को, और घेरने के बाद ये अपने साथ इसको ऊपर लेके जाता है। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज हैं, पोलर इम्प्योरिटीज हैं बहुत ज्यादा, वो सब क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, वो वाटर के साथ नीचे रह जाती है इम्प्योरिटीज। ये जो जितना भी जैसे सल्फा, मेनली ये यूज होता है सल्फाइड ओर्स में, यहाँ पे भी सल्फाइड होता है, तो जो भी सल्फाइड ओर होगा उसको ये नॉन पोलर फ्रॉथ, मतलब जो जैसे हम कपड़े वॉशिंग एक्शन भी देखते हैं ना, डिटर्जेंट डालते हैं तो झाग यूज हो जाता है, वो क्या करता है, डर्ट को खींच के लेके जाता है, नॉन पोलर होता है। तो उसमें होता क्या है, एक टर्म आता है मेशल फॉर्मेशन, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो डर्ट है, ग्रीस है, उससे उससे जो डिटर्जेंट की नॉन पोलर चेन होती है वो जाके जुड़ जाती है, डिटर्जेंट की नॉन पोलर चेन जाके जुड़ जाती है। डिटर्जेंट आर हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, बड़ी बड़ी कार्बन की चेन्स रहती हैं, उसमें एक पोलर ग्रुप बाद में लगाता है COO-, वो पानी के साथ होता है, वाटर के साथ जुड़ा हुआ, और ये बड़ी सी कार्बन चेन जाके डर्ट पे जाके ऐसे, है ना, अटैच हो जाएगी, ग्रीस पे जाके अटैच हो जाएगी। तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे, ये जो हम एनिलीन वगैरह ले रहे हैं, इन सब के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे और अपने साथ ऊपर लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटिंग प्रॉपर्टीज। तो जो और है वो ऑयल ने बेट किया, जो इम्प्योरिटीज थी वो वाटर ने सराउंड की, और ऐसे ये झाग बना, फिर आपने ऐसे इसको अलग निकाल लिया, सेपरेट कर लिया, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, है ना, जैसे अभी मैंने बताया था मलाई को जैसे निकाल लेते हैं, तो वैसे ही है, ये ऊपर ऊपर है, उसको आप ऐसे धीरे धीरे सेपरेट करते जाओगे, इससे हमें सल्फाइड और कंसंट्रेशन और अच्छी मिल जाती है इसमें। ठीक है, ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है, कई और जैसे इम्प्योरिटीज में भी सल्फाइड हो सकता है, ZnS टाइप है, फिर हम डिप्रेसेंट डालते हैं, है ना, ऐसे कंपाउंड और डालते हैं जो इस ZnS को ऊपर ना लेके जाए। ZnS के को ना ले जाने के ऊपर क्या है, Zn जो है, राइट, ये NaCN डाल देते हैं इसमें, तो ये साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है, तो ये नीचे रह जाएगा, इसलिए फिर फ्रॉथ में ऊपर नहीं आएगा। तो कई बार कई इम्प्योरिटीज में डिप्रेसेंट डालना पड़ता है, ताकि एक एक जो अलग सल्फाइड है वो कंपटीशन में पीछे हो जाए और ये लेड सल्फाइड ही केवल फ्रॉथ में ऊपर जाए। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो इतना सब थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, मेटलर्जी में शायद बताते हैं, राइट, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस तो बताते हैं, Yes. है ना, ये इसका इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, बेटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में है। सल्फाइड ओर्स आर गोइंग टू बी बेटेड बाय ऑयल एंड इम्प्योरिटीज आर गोइंग टू बी बेटेड बाय वाटर। ठीक है, ये सेपरेशन प्रोसेस हो गए। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा अनरिच्ड, थोड़ी सी इम्प्योरिटी आपकी निकल गई, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे केमिकल सेपरेशन में। ठीक है, अब बात आती है फिजिकल प्रोसेस के बाद केमिकल प्रोसेस। तो उसमें क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस में देन वी हैव टू चेक वही कौन सा मेटल है और उसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसे एक आता है केमिकल प्रोसेस में लीचिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, तो लीचिंग यूज होती है Ag Au इन सब के लिए। साइनाइड प्रोसेस आ गया, एल्यूमिनियम के लिए बेयर्स प्रोसेस हो गया। केमिकली हम कैसे भी इसको सॉल्युबल बना लें, हमने देखा था Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके, है ना। मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं ये पूरा पढ़ूंगा, उसमें जो जो बातें आएंगी फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू आउटलाइन, तो मैं ये आइडिया लग जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlOH होल 4 बनाता है, ये सॉल्युबल हो गया, ने फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके ये NaLOH होल 4 रिमूव कर दिया। तो इसमें क्या, ये तब यूज होता है
मेनली इस वाली प्रोसेस के बाद हमें देखना पड़ता है कि भाई इसमें FeO की परसेंटेज ज्यादा है या SiO2 की ज्यादा है। SiO2 की ज्यादा होने पे ये वाली प्रोसेस नहीं फॉलो हो पाती है, क्योंकि हमने आपको बताया था सरपेक मेथड, कि SiO2 NaOH के साथ मिलके सॉल्युबल हो जाता है, तो फायदा नहीं होगा कोई भी। FeO के साथ फायदा होता है, FeO NaOH के साथ ऐसे सॉल्युबल होकर नहीं बनाता है, राइट। हमने देखा भी था कि NH4OH में देखा था कि आयरन उसके साथ ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हाइड्रोक्साइड इसका अगर बनेगा ब्राउन कलर का PPT बनाएगा वो। ये लीचिंग प्रोसेस हो गई। ऐसे ही सिल्वर और AU के साथ है, Ag जो है ना, Ag का जो भी सॉल्ट होगा वो Cn माइनस के साथ Ag मतलब या NaCN के साथ AgCN होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये सॉल्युबल होता है ये कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम, ये लीचिंग प्रोसेस हो गई हमने, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा राइट, अगर ये ऐसा कुछ नहीं बन सकता है और हमें मिल रहे हैं कोई सल्फाइड ओट्स टाइप के मिल रहे हैं, जैसे PbSS UFeS2 है, राइट। तो हमें पता है कि अगर ये सल्फाइड ओट्स हैं तो हमें डायरेक्टली इनको, अभी मैंने आपको बताया था सल्फाइड को रिड्यूस करना आसान नहीं है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड और सल्फेट। इसको ऑक्सीजन में रिएक्ट कराएंगे तो PbSO4 बनेगा, सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। फिर सल्फेट को हीट करके भी कई बार है ना PbO ऐसे निकाल लेते हैं, तो हम ऑक्साइड में या सल्फेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम हीट कर रहे हैं तो रोस्टिंग। रोस्टिंग का काम केवल इतना होता है कि जो भी सल्फाइड ओर है उसको सल्फेट में कन्वर्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और एक होता है कैल्सिनेशन। अगर कोई और सल्फाइड ओर नहीं है, जैसे कोई और कार्बोनेट ओर है, CO3 है, उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करने की जरूरत नहीं है, उसको एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा ZnO प्लस CO2 में। तो कार्बोनेट आपको पता है हीट करने पे CO2 रिलीज कर देते हैं। अगर कहीं पे इम्प्योरिटी है वाटर की, वेपर्स हैं, तो भी अगर हम इसको हीट करेंगे कैल्सिनेशन करेंगे तो इसमें से क्या होगा, ये वाटर वेपर इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। तो कैल्सिनेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, राइट, एंड रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन कहाँ किया जाता है? जहाँ कार्बोनेट और लेट्स से वाटर मॉइस्चर, फिर हाइड्रोकार्बन्स इनकी इम्प्योरिटी हो, ठीक है, वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हो, ऐसी कोई इम्प्योरिटी हो, तो ये सब उड़ जाएगा। मेनली कार्बोनेट एंड जहाँ पे मॉइस्चर होती है वहां पे कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे सल्फाइड ओर्स होंगे तो उनसे सल्फेट और सल्फेट से फिर और फर्दर हीट करके है ना ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतना समझ में आ गया। तो आपको जो है मेनली आपको क्या मिल गया है? ऑक्साइड मिल गया है, मेटल ऑक्साइड। सारे मेटल ऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो ऑक्साइड्स आर वेरी स्टेबल, जनरली ये टूटते नहीं है, केवल Ag और Hg है। उसको आप अगर फर्दर हीट करोगे तो वहां से Ag एंड Hg मिल सकता है। तो अब बात आती है कि इनको रिड्यूस कैसे करेंगे, और रिडक्शन के लिए हमने एलिंगम डायग्राम पढ़ा था। तो जनरली कार्बन सबसे सस्ता है, आसानी से मिलता है, कोयला है, कोयले से कोक बनाते हैं। कोक इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, कोल नहीं। कोल और कोक में डिफरेंस क्या है? कोल जो होता है उससे हम मॉइस्चर निकाल देते हैं, उससे वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन निकाल देते हैं, केवल कार्बन रह जाता है। कोल होता है ना, उसमें कार्बन के साथ साथ, है ना, कार्बन के साथ साथ आपका अदर लेट्स से हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, थोड़ी बहुत उनकी उनकी प्रेजेंस भी होती है ना। वो सब हम थोड़ा उसे कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे हीट करते हैं। कोल से कोक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको कंट्रोल टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अराउंड 500 to 600, ठीक है। और वो जो कोल है वो धीरे धीरे उसमें से थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो निकल जाती है, और जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो बर्न हो जाती है, ये सब चीजें बर्न हो जाती हैं। जो हमें मिलता है वो कोक है। कोक थोड़ा सा पोरस होता है, थोड़ा सा पोरस रहता है कोक, एंड थोड़ा लाइटर भी हो जाता है कोल के कंपैरिजन में, और मॉइस्चर सब निकल जाती है। कोल को डायरेक्टली यूज ना करके किसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं? कोक को, ठीक है। कोयले को यूज करने के पीछे रीजन यही है कि उसमें खुद में इतनी इम्प्योरिटी है, अगर उसको आप डायरेक्टली मेटल के साथ करोगे तो सारी इम्प्योरिटीज कोल की फिर मेटल के उसमें चली जाएंगी, तो आप वो चाहते नहीं हो कि मेटल में वो जाए। अब आपका ऑक्साइड बन गया, उसमें कोक आपने डाला, तो उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग, रिडक्शन बाय कार्बन, ये स्मेल्टिंग प्रोसेस। वैसी बात है कि ये चीप है तो सब जगह ये हम यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे ये यूज नहीं हो पाता, कार्बन यूज नहीं हो पाता, तो उसमें याद रखना है। उसमें आता है आपका
Cr2O3, ठीक है, MnO2, Mn3O4, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये कार्बन इनको है ना जल्दी से रिड्यूस नहीं कर पाता है। इनफैक्ट कार्बन खुद रिड्यूस होकर कार्बाइड बना लेता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि इनके साथ अगर ये कार्बन प्रेजेंट होगा, ये थोड़े मेटल रिएक्टिव है, और एस ब्लॉक ऑल्सो है ना, एस ब्लॉक तो ये खैर यूज ही नहीं होते। एस ब्लॉक के कंपाउंड्स अगर हम लेंगे, उनके ऑक्साइड्स लेंगे और उनको कार्बन के साथ रखेंगे तो कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कार्बन अगर रिड्यूस हो जाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम है ना, ये सबको लेंगे तो ये खुद कार्बन जो है इनके साथ रिड्यूस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे प्रोसेस आपकी आगे नहीं होगी, कार्बन इज गोइंग टू रिड्यूस, तो राइट, तो फिर ये सारे केसेस में ये रिएक्शन हो नहीं सकती है। तो बाकी जो आपके हैं अदर एलिमेंट्स हम लेते हैं, जिंक हो गया, Pb हो गया, Cu हो गया, Fe हो गया, इन सब के केस में हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे। तो जनरली जो हमें दिखना है वो जिंक, Pb, Cu, Fe, इनकी मेटलर्जी ज्यादा देखनी है, तो यस इनको ये रिड्यूस कर देता है। इनमें से Pb और Cu में एक और प्रॉपर्टी है कि इनमें सेल्फ रिडक्शन भी होता है। अगर जैसे मान लो Cu2S है और Cu2O है, ये आपस में रिएक्ट करके Cu बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, और ये SO2 ऐसा निकलता है, ठीक है। इसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि सेल्फ रिडक्शन कहाँ कहाँ पे हो जाता है, Pb एंड Cu में। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सारा का सारा हो जाएगा, कुछ पार्ट Cu2S Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा हो गया ना आपको, आपको बहुत ज्यादा मतलब अब यू कैन से कि ज्यादा आपको परसेंटेज का कॉपर मिल जाएगा कम एफर्ट में, राइट, कम रिडक्शन में, सेल्फ रिडक्शन जहाँ जहाँ पर होता है। तो Pb Cu के साथ सेल्फ रिडक्शन है, और कार्बन जो है Zn Pb Cu Fe इन सबको रिड्यूस कर देता है। कौन रिड्यूस नहीं होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, Cr2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Cr2O3, MnO2, ये याद रखना है, ठीक है, Mn3O4, इसको लिख लो। दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय लेट्स से कार्बन। उसमें एक प्रोसेस, एक और मतलब आता है, वो है थर्माइट प्रोसेस। मतलब इन सब के लिए एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस काफी फास्ट होती है, राइट। तो अगर आपने कभी यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे तो उसमें एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस बड़ा दिखाते हैं फॉर द रिपेयरिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। कहीं पे अगर मान लो रेलवे ट्रैक में क्रैक आ जाए, है ना, बीच में क्रैक आ जाए, यहाँ पे आपको यहाँ पे आयरन से भरना है इसको, फिर से इस क्रैक को, वो क्या करते हैं जल्दी से थर्माइट प्रोसेस का यूज करके एल्यूमिनियम डाल के वहां पे जो भी है एल्यूमिनियम आयरन को रिड्यूस करते हैं, आयरन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके ये आयरन बनाता है, और ये ट्रैक को भरने के काम में आता है। तो रेलवे ट्रैक्स के रिपेयरमेंट में आपने देखा होगा थर्माइट प्रोसेस, के नाम याद रखना, थर्माइट प्रोसेस याद रहेगा। सुना है ऐसा कुछ? Yes, अच्छा, sir. ये वाले वीडियोस तो सबने देखे होंगे कि कोक वोक को लेके वो पता नहीं मेल्ट करते रहते हैं फर्नेस में, ऐसा देखा है? यस। हाँ, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, फिर वो एल्यूमिनियम मिल गया आपको, और मतलब कोको का जो प्लास्टिक जो केन आता है, और उससे उससे निकालते हैं एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है, थोड़ा दिखाते रहते हैं एनीवे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी प्रोडक्शन लेट्स से प्रोसेसेस। इनके बाद जो आपको है इसमें भी कई सारे टर्म्स हैं, परसेंटेज के टर्म्स में है कि भाई पिग आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, ये सब टेक्नोलॉजी हम देखेंगे। तो आपको कंपैरेटिवली काफी ज्यादा मतलब प्योर मेटल मिल जाएगा, जिसमें 90 to 95% आप मेटल मान सकते हो। फिर उसके बाद होती है उसकी रिफाइनिंग, लास्ट प्रोसेस है वो है रिफाइनिंग। हम कैसे 90 to 95% अगर हमें कहीं मेटल मिल रहा है, उसको कैसे 99 या 100% और ज्यादा मतलब अल्ट्रा प्योर कर लें, 100% तक लेके जाए। तो उसमें फिर आपको अलग अलग लेट्स से रिफाइनिंग मेथड्स हैं। तो वो रिफाइनिंग मेथड बिल्कुल डिपेंड करते हैं कि कौन से मेटल उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं मेनली। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बोलूं तो एक प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस सुनी है, निकल कार्बोनिल वाली। निकल की इम्प्योरिटी को, अगर निकल जैसे मान लो इम्प्योर है, उसकी CO से रिएक्शन करा के NiCO4 बना देते हैं, ये वॉलेटाइल होता है, ये वेपर बन गई।
जो निकल होगा केवल और केवल वही जो है CO से रिएक्ट करेगा, बाकी इम्प्योरिटीज तो CO से रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अब ये वॉलेटाइल होता है तो इसकी वेपर कंडेंस कर ली, फिर क्या किया, इसको फिर से हीट किया, ये जो है फर्दर हाई टेम्परेचर हीट करने पे निकल में कन्वर्ट हो जाता है और CO निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस। ऐसे ही वन आर्कल मेथड होता है, तो टाइटेनियम और जिरकोनियम के आयोडाइड बनाते हैं, है ना। और यही सेम है, मतलब जो आयोडाइड्स हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, और फिर उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो फिर वो क्या दे देंगे, ऐसे ही, है ना, आयोडीन निकल जाएगा और ऐसे ही टाइटेनियम दे देंगे। इसके अलावा है आपका लिक्वेशन प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, लिक्वेशन प्रोसेस में लिक्विड कन्वर्ट करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, राइट। तो कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे मान लो इम्प्योरिटीज है ना, किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे SN वगैरह हो गए, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो लिक्विड बन के फिर फ्लो हो जाते हैं। बाकी इम्प्योरिटीज क्या होती है, कंट्रोल टेम्परेचर पे हीट करेंगे, बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं फिर वो सॉलिडिफाइड ही रहेंगी और ये लिक्विड होके फ्लो हो जाएगा, तो लिक्वेशन। वेपराइजेशन, किसी जैसे Zn कैडमियम और Hg, ये आपने पढ़ा है कि ये जो है ट्रांजिशन मेटल के पार्ट नहीं है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो भी कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता ही है, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। ठीक है, इनकी वेपर्स आसानी से बन जाती हैं लिक्विड्स इन मेटल्स की, ऐसे इनको प्योरीफाई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, जैसे कॉपर के केस में हमने इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस रिफाइनिंग देखी थी कि Cu प्योर लेते थे, है ना, एनोड पे, वो Cu जो है वो ऑक्सीडाइज होता था, याद है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, मुझे याद नहीं Yes, sir. लगता कि, है यस ना। सर। हाँ, Cu जो है वो ऑक्सीडाइज होता था और ये वाला Cu ही रिड्यूस होता था, और प्योर कैथोड लेते थे, बहुत पतला सा प्योर कैथोड लेंगे और उस पर ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा। तो बहुत सारी प्रोसेस हैं जिससे रिफाइनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं, यही सब, बस इतना ही पढ़ना है, यही है बस। ठीक है, ये बिल्कुल ब्रीफ में आपको बता दिया है, राइट। और एक आध दो चीजें छूट गई होंगी तो वो हम यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, राइट। तो ये इसको छोड़ देते हैं गैंग, पार्टिकल वगैरह, है ना। फेज 2 मेजर स्टेप्स क्या क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, फिजिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन से रिफाइन, मतलब हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, दैट मींस रिडक्शन वगैरह, है ना, तो आप रिडक्शन करेंगे, राइट, और इम्प्योरिटीज हटाएंगे। एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मतलब रिफाइनिंग। तो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स। चलो आगे चलते हैं। पहले बात आ जाती है अकरेंस ऑफ मेटल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ओर्स हैं उनके बारे में आप याद रखना है। अच्छा, ये बात याद रखनी है, जो क्रोमियम है ना, जितने भी स्टोन्स होते हैं, Al2O3, एल्यूमिनोसिलिकेट्स, Al2O3, ये इसके कारण आते हैं। और अगर उसमें क्रोमियम की इम्प्योरिटी है तो वो रूबी देगा, और कोबाल्ट की इम्प्योरिटी है तो सफायर्स होंगे कोबाल्ट की इम्प्योरिटी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का और है ऑक्साइड Al2O3.XH2O, राइट। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, है ना, सिडराइट FeCO3, आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट, FeH2, फूल्स गोल्ड, ना, कॉपर पाइराइट FeH2, मैलेकाइट। ये आपको याद रखना है, जब भी कॉपर में रस्टिंग होती है ये बनता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर आता है वो इसी सब्सटेंस के कारण आता है, ग्रीन रस्टिंग इन कॉपर, तो ये याद रखना, मतलब फॉर्मूला सेम है, उसको मैलेकाइट नहीं बोलते, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, मैलेकाइट। क्यूप्राइट CO2O, कॉपर ग्लांस, ना, लेड PBS, तो गैलेना, ये ऐसे ही कॉपर ग्लांस, जिंक ब्लेंड ZnCO3, कैलेमाइड, जिंकाइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हमने देखी, जो कॉपर की में जब रस्टिंग होगी तो ये कंपाउंड बनेगा, ये ग्रीन कलर का जो आता है वो यही कंपाउंड है, और बाकी हमें थोड़े बहुत ये पता है, बड़े कॉमन कॉमन से इन्होंने लिखे हुए। लेट्स मूव। अब बात आती है पहला स्टेप, क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, सैंड, क्ले फ्रॉम ओर्स इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और
Benefaction, it involves several steps. Selection of those steps depends on the difference of physical properties of the compound and the metal present. So impurities में और metals में क्या physical property different है? On the basis of that we are selecting type of metal and the available facility environment factor are also taken into consideration. Some of the important procedures are described. ये hydraulic washing. Okay. It is based on the different in gravities of ore and gangue particle. It is therefore a type of gravity separation. In one such process, an upward stream of running water is used to wash the powdered ore. The lighter gangue particle are washed away and the heavier ores are left behind. ये gravity separation, hydraulic washing ये आ गया. Magnetic separation, ये मैंने आपको बताया था, ये कन्वेयर से ऐसे जा रहा है, तो ये नॉन लेट्स से मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जा रहे हैं और मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ पे हो सकते हैं. कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो और जो आपका मेन लेट्स से ओर है वो नॉन मैग्नेटिक हो. तो ये दोनों जगह यूज हो सकता है, राइट. इम्प्योरिटीज भी मैग्नेटिक हो तब भी आप यूज कर सकते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज of the ore if either of the ore or gangue particle is capable of being attracted by magnetic field, है ना. और या गैंग पार्टिकल में कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लेट्स बिहेवियर रखता है तो हम यूज कर लेंगे. फोर्थ, फ्लोटेशन प्रोसेस. इसमें सिंपल है, नीचे से हम जो है ये एयर डाल रहे हैं, राइट, यहाँ पे, और इसको ऐसे स्टिर कर रहे हैं. स्टिर करने से ये फ्रॉथ प्रोड्यूस हो रहा है और ये ऊपर से स्टिर हो रहा है ना. स्टिर होने से ये फ्रॉथ प्रोड्यूस हो रहा है और ये फ्रॉथ क्या करेगा, सल्फाइड ओर को बेट करेगा. ठीक है. This method has been used in removing the gangue particle from sulfide ore, mainly sulfide ores. In this process, a suspension of powdered ore is made with water. Okay. To it, collector and fourth stabilizers are added. Collectors are fine oils, fatty acids, xanthates. Enhance non-wettability of mineral particles and froth stabilizers stabilize the froth. Froth stabilizers का काम है ये froth बनाना. कलेक्टर्स क्या करते हैं, ये जो लेड है इसकी वेटेबिलिटी को घटाते हैं, राइट, विद वाटर. और या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, नॉन जो पोलर हैं जैसे जेंटेड वगैरह हैं, फ्रॉथ प्रोड्यूसिंग है, उनके साथ इसका इंटरेक्शन बढ़ाएंगे. ठीक है. तो इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी का मतलब यहाँ से वाटर के साथ है. मिनरल पार्टिकल एंड फ्रॉथ स्टेबलाइज द फ्रॉथ. Mineral particles becomes wet by oils while gangue particles by water. A rotating pedal agitate the mixture. नहीं, अदर देन सल्फाइड ओर्स के नहीं यूज होता है. ठीक है, केवल सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज करते हैं. अदर में जैसे हम देखेंगे तो वो कार्बोनेट्स वगैरह आते हैं ना, कार्बोनेट्स. तो जितने भी सल्फाइड्स हैं उनकी उनकी आपको पता ही है कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है. याद है, हमने उसमें पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में KSP वैल्यूज, ZnS, ये MnS, ये जल्दी प्रेसिपिटेट बनाते हैं, राइट. वाटर में तो सॉल्युबल होते नहीं है, तो इसलिए जनरली सल्फाइड ओट्स के साथ ही होते हैं. रोटेटिंग पेडल एजिटेट द मिक्सचर. एजिटेट द मिक्सचर मतलब ऐसे स्टर कर रहे हैं. ड्रॉज एयर इन द एयर डालने से क्या होता है कि ये एयर पार्टिकल जो है ना वो ये फ्रॉथ को ऊपर लेके जाएंगे. एज ए रिजल्ट अ फ्रॉथ इज फॉर्म्ड व्हिच कैरीज द मिनरल पार्टिकल्स. फ्रॉथ इज लाइट एंड इज स्किम्ड ऑफ. स्किम्ड ऑफ मतलब ऐसे निकाल दिया, हटा दिया, है ना. इट इज देन ड्राइड फॉर द रिकवरी ऑफ ओर पार्टिकल्स. इसको ड्राई कर लिया. It is possible to separate two sulfide ores by adjusting proportion of oil and water by using depressant. For example, in case of ore containing ZnS and PbS, the depressant used is NaCN. क्या करेगा ये सेलेक्ट, ये Zn के साथ Cn जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा. It selectively prevents ZnS from coming into the froth, allows PbS to come with the froth. ये कैसे इसको कर रहा है, ये Zn जो है वो बना ले रहा है, ZnCN होल ट्वाइस बना ले रहा है, राइट. और ये कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, या होल 4 2- ऐसे कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू गो इनटू द फ्रॉथ. ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जब कभी ऐसा हो. ठीक है, चलते हैं आगे.
राइट। ये सब बड़ा अच्छे इंसिडेंट होते हैं, पढ़ लेना। राइट, चलो पढ़ लेते हैं। वन कैन डू वंडर्स इफ ही एंड सी हैज ए साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड इज अटेंटिव टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है। वॉशर वुमन हैज एन इनोवेटिव माइंड टू while washing a miners overalls मतलब जो लोग माइन में काम करते हैं और उनके कपड़े वगैरह जो धुल रहे हैं, he noticed that the sand and similar dirt fell to the bottom of wash tub। है ना, ऐसे बड़े से, अगर आपने देखा होगा वॉशरमैन होते हैं तो उनके ऐसे टैंक्स टाइप के होते हैं, उनमें वो लोग खड़े हो गए हैं सब, है ना। तो sand and similar dirt fell to the bottom of the wash tub। What was peculiar, the copper bearing compounds, copper bearing compounds मतलब copper sulfide, है ना, CuFeS2, Cu2S ऐसे। Compounds that has come to the clothes from the mines was caught in the soap suds। soap suds मतलब झाग में, है ना। So they come to the top। मतलब ये फ्लोट फ्लोटेशन का जो जो आइडिया है वो वॉशरमैन से आया, मतलब ठीक है। अब वो जो वॉशरमैन है, जो माइंस में काम करने वाले लोग हैं, उनके कपड़े धो रहे थे, उन्होंने देखा कि जो ये कॉपर के कंपाउंड सल्फाइड्स हैं, ये झाग में ऊपर आ जा रहे हैं। वन ऑफ हर क्लाइंट्स वाज ए केमिस्ट, मिसेस कैरी एवर्सन। द वॉशर वुमन टोल्ड हर एक्सपीरियंस टू मिसेस एवर्सन। Later thought that the idea could be used for separating copper compounds from rocky and earth materials on large scale. And this way was an invention. This way an invention was born. At the time, only those ores were used for extraction of copper, which contains large amount of metal। ठीक है। तो उस टाइम तक तो केवल हम वो देखते थे जहाँ पे कॉपर की परसेंटेज ज्यादा हो, राइट। बट देखो ना, CuFeS2 में कॉपर की परसेंटेज तो काफी है ना, राइट, कम है, क्योंकि कॉपर भी Fe है, H2 भी ऐसे है, राइट। पहले केवल वो वाले और यूज होंगे जैसे Cu2S टाइप, right? At the time, only those ores were used for extraction which were contained large amount of metal। Invention of froth flotation method made copper mining profitable even at with the low grade ore। low grade ore का मतलब क्या है, इसके 100 ग्राम में कॉपर का कंट्रीब्यूशन तो कम ही होगा ना, है ना। 63.5, 56 एंड फिर सल्फर है 32। तो यू कैन सी फिर 64 और 56 ले ले, 120 और 32। 152 ग्राम में केवल 64 ग्राम है, तो 40% कॉपर है, तो हो गया ना लो ग्रेड। ये देखो, ये मेथड इसमें काम आ गया, इंटरेस्टिंग है ना। इसके कारण फिर क्या हुआ, कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ गया और मेटल बिकम चीप। ठीक है, चलते हैं। बात आती है लीचिंग की। लीचिंग इज ऑफन यूज्ड व्हेन ore is soluble in some suitable solvent। तो ये पहले पता थी स्टोरी, मुझे क्या टेंथ में बता दी गई हो। No, sir. No, sir. ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो कि मतलब कितना आसान, इससे कितना फायदा हो गया, मतलब इस थॉट से, राइट। ये लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इन ores is soluble in some soluble solvent। The following example illustrate the procedure। Leaching of alumina from bauxite। ठीक है, तो ore is soluble in some suitable solvent, है ना। ये तो principal ore of aluminium bauxite usually contains SiO2 and iron oxide and titanium oxide as impurity। Concentration is carried out by digesting the powdered ore with concentrated solution of NaOH at these much pressure। देखो, इसका रीजन यही है कि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इतने टेम्परेचर पे अगर हमें हीट करना है ना, हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन ही रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। नहीं तो क्या होगा, इस टेम्परेचर पे वाटर तो वेपर बन जाएगा, राइट। क्या करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पी एक्सटर्नल बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा, राइट। एक्सटर्नल बढ़ाएंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी हाई रखते हैं, सो दैट सॉल्यूशन ही रहे। ठीक है, this way Al2O3 is leached out as a sodium aluminate, ठीक है, and SiO2 as sodium silicate, leaving the impurities behind। इस वाली प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि SiO2 रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। The other impurities जो हैं, ये FeO2 और FeO और TiO2, ये जो है impurities,
निकल गई। Illuminate is in solution is neutralized by CO2 gas and hydrated Al2O3 is precipitate. बस इसको CO2 डाला तो फिर आप ये Al2O3.XH2 मिल गया. At this stage the solution is seeded with freshly prepared sample of hydrated Al2O3 which induces the precipitation. Seeded का मतलब क्या है कि अगर आप क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप चाहते हो कि क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो जाए, जैसे आपने देखा होगा लोग जो है मुंबई में देखा होगा कि लोग सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, तो सॉल्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वाटर को एक ऐसे है ना बड़े बड़े उसमें लेट्स से पॉन्ड टाइप के है ना उसमें डाल के इकट्ठा करते हैं, है ना, सी वाटर को। बट आपको पता है कि यहाँ से वाटर को है ना उड़ने में बड़ा टाइम लगता है, राइट, तो थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सॉल्ट डाल के रखते हैं। जो सॉल्ट के ग्रेन्स होते हैं, है ना, सॉल्ट के ग्रेन्स होते हैं वो सीड की तरह काम करते हैं और उसके चारों तरफ क्रिस्टलाइजेशन चालू हो जाता है। ऐसा ये पता है आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन ऐसे होता है, तो जैसे आपको मान लो शुगर सॉल्यूशन से आपको क्रिस्टल मान लो निकालने हो जल्दी, आप क्या करो, एक धागे में थोड़ी सी शुगर बांध के डाल दो शुगर सॉल्यूशन में, उसको ठंडा करो, तो देखना धीरे 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 उसके चारों तरफ ऐसा शुगर इकट्ठी होने लग जाएगी। इसको बोलते हैं सीडेड। भाई क्या हुआ, ये सब रियलाइज हो रहा है या फिर मैं ही बस बोलते जा रहा हूँ? समझ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना, सॉल्यूशन इज सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल्स ऑफ हाइड्रेटेड H2 Al2O3, तो थोड़ा सा इसमें Al2O3 डालेंगे, जल्दी से ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, induces the precipitation, ठीक है। Solution silicate is remain in the solution, hydrated alumina is filtered and heated to back to give pure Al2O3, तो ये इन्होंने बता दिया कि भाई Al2O3 इससे निकल जाए। Other examples, in the metallurgy of silver and gold, the respective metal is leached with the dilute solution of NaCN और KCN, इसको बोलते हैं cyanide complex, याद रखना, ठीक है, cyanide complex formation. In the presence of air from which metal is obtained later by replacement, मतलब फिर क्या होता है, AgCN whole twice ऐसे बन गया आपका माइनस, इसमें जिंक डाल देते हैं, जिंक बीइंग लेट्स से मोर रिएक्टिव मेटल इट विल डिस्प्लेस Ag, Ag आ जाएगा, एसिड रिड्यूस हो गए और Zn पहुंच जाएगा साइनाइड में, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, तो जिंक यूज करते हैं। अब ये आ गया फिजिकल सेपरेशन एंड केमिकल सेपरेशन, लीचिंग। अब बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड फ्रॉम मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ये तो एक्सट्रैक्शन करना है क्रूड मेटल का, concentration ore must be converted into form which is suitable for reduction. Usually the sulfide ore is converted to oxide before reduction, ठीक है, तो sulfide ores को oxide में convert करेंगे। Oxides are easier to reduce, ठीक है। Thus the isolation of metal from concentration ore involves two major steps, पहला है conversion of oxide and दूसरा है reduction of oxide metal। conversion to oxide ये दो प्रोसेसेस हैं, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट्स, और अगर लेट्स से मॉइस्चर होगी तो ये कैल्सिनेशन यूज करेंगे। तो कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग व्हेन वोलेटाइल मैटर एस्केप लीविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड, तो ये देख लो प्योरिटी वाटर की ये निकल गई, फिर मान लो कार्बोनेट है तो दीज आर गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड, कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्साइड एयर होता है। ये फिर रोस्टिंग है, रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन द फर्नेस ऑफ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ये तो आप हीट कर रहे हो और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट कर रहे हो, तो सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व सल्फाइड ओर्स आर, सल्फेट में इन्होंने नहीं दिया है तो सीधे इन्होंने हीट कर दिया है, पहले सल्फेट बनेगा और सल्फेट से फिर हीट करके ये ZnO में आ जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे ऑक्साइड बन गया। सल्फाइड्स ओर ऑफ कॉपर आर हीटेड इन रिवर बैटरी फर्नेस, ठीक है, ये दे रखी है यहाँ पे फर्नेस। The ore contains iron, it is mixed with silica before heating, iron oxide slag of iron silicate, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे इन्होंने ये
द ओर्स कंटेनिंग आयरन इट इज मिक्स्ड विद सिलिका बिफोर हीटिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर कहीं पे आयरन की इम्प्योरिटीज है, मतलब ये इस तरह से होना चाहिए, जो ये कॉपर और है अगर इसमें आयरन की इम्प्योरिटीज है, इट इज मिक्स्ड विद सिलिका, तो FeO बीइंग बेसिक इम्प्योरिटी सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग फॉर्मेशन कर देगी, FeSiO3। ओके, ये दे रखे हैं यहाँ पे। सिलिकेट्स एंड कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटे। ठीक है, तो ये कॉपर मेटे के बारे में पूछा जाता है कि कॉपर मेटे क्या है, which contains Cu2S and FeS, याद रखना। ठीक है, कॉपर मेटे पूछते हैं कि कभी कभी कि कॉपर मेटे क्या है, तो फिर ये याद रखना, ये Cu2S and FeS है। Anyway, the SO2 produced is utilized for the manufacturing of H2SO4. So they are saying कि ये जो SO2 है इसको हम further H2SO4 के प्रिपरेशन में यूज कर लेंगे। ठीक है, राइट। तो अभी आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे रोस्टिंग का काम क्या है, कि सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। आगे, नाउ द क्वेश्चन कम्स द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। Reduction of metal oxide usually involves heating with some other substance acting as a reducing agent, which is carbon monoxide or even another metal। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया। The reducing agent carbon combines with oxygen to form metal oxide। ठीक है, तो जो भी होगा इसकी कार्बन से रिएक्शन होगी तो ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, some metal oxide get reduced easily while other are very difficult to reduce। Reduction means, yeah, in any case heating is required to understand the variation of temperature requirement of thermal reduction and to predict the which element will suit as the reducing agent on a given metal oxide। Which interpretation are made। तो ये लिंगम डायग्राम हम पढ़ा चुके हैं, तो पढ़ते हैं, अभी इसको पूरा स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं एप्लीकेशन, अब तक हम पढ़ चुके हैं पूरा, ये आपको समझाया था, तो ये एक बार देख लेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन आफ्टर कंसंट्रेशन। तो जैसे ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन में हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट? कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हाथ उठाओ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब मैं वही चीज बस चाहता हूँ कि मैं इस तरह से आपके सामने, मैं पता है एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसका रीजन। ठीक है, तो आप एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई भी चीज पढ़ो और वो नए सोर्स से पढ़ो, मान लो सेम चीज ही आपको पता हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है ना, आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम, कि आपने एक बुक से पढ़ा, मान लो बुक नंबर 1, वही आपने दूसरी बुक से पढ़ा, बुक नंबर 2, तो दो आपको आता है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आता है, फिर भी आपको लगेगा कि शायद मैंने कोई चीज मिस कर दी, या मैं कोई नई चीज सीख रहा हूँ। ऐसा फील किया है? यस मतलब नो मैटर आपने कितने भी क्वेश्चन कर लिए हो, जैसे आप दूसरी बुक लगाते हो, ये पूरा जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको आने में टाइम लग जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप कभी भी तैयारी करो तो एक ही बुक को बार बार पढ़ लो, अदर देन दूसरी बुक को पढ़ने में। ठीक है, अब यहाँ पे बात है वही, जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी से मतलब इनऑर्गेनिक जो है ना आपका 90% इसी से आता है। एक आधी दो चार ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही होंगे जो थोड़े से और ऊपर लेवल के आते हैं, जो कि हम काफी कवर कर लेते हैं इधर उधर की बातों से, या फिर अपने मॉड्यूल वगैरह में 90% इससे आने वाला है। अगर मैं आपको पढ़ा दूं, और आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी एक फैमिलियरिटी बढ़ जाए, बन जाए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपके आप गो थ्रू हो रहे हो, जब वही लाइन पे आप खुद पढ़ रहे होगे तो आपको टफ नहीं लगेगा एनसीईआरटी पढ़ना।
और अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं और फिर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे हो, ये मोनोटोनस और बोरिंग लगेगा, है ना। जैसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से तो नहीं पढ़ाए हैं, और आप अपने अपने एक्सपीरियंस रिकॉल करो, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री के वही चैप्टर खुद से एनसीईआरटी से पढ़े होंगे तो आपको कई बार नींद आ गई होगी। कोई ऐसा कोई कह रहा हूं मैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, है ना। नींद नहीं आई होगी तो कम से कम आपको मतलब उतना इंटरेस्टिंग तो नहीं बन रहा होगा। फिजिकल में ये काम चल जाता है क्योंकि वहां तो काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, और क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो कि कई सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वहां ये काम चल जाता है। इनऑर्गेनिक में आपको ये पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है बाय डिफॉल्ट, है ना। चाहे मैं आपके कितने भी अच्छे नोट्स लगा दूं फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए ये गो थ्रू हो रहा हूँ इस एनसीईआरटी से कि भी मैंने समझा दिया, मैं चाहूँ तो मैंने आपको पहले जो समझा दिया था मैं इसमें स्किप कर करके, राइट, केवल कुछ कुछ और रिएक्शन समझा के बोल सकता हूँ ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। एक एक लाइन पे जाके और उसको एक्सप्लेन करने का रीजन यही है, जब आप पढ़ने जाओ तो आपको बोरियत ना बने, आपको लगे कि आपने ये पढ़ रखा है, ये है मतलब मेन मोटिव। इसमें मैं कितना सक्सेसफुल हो रहा हूँ ये आप बताओगे, है ना। कि भाई आप जैसे मान लो पी ब्लॉक हमने खत्म कर दिया, पी ब्लॉक आपने पढ़ा एनसीईआरटी से, तो आपको इजी लग रहा है या अभी भी आपको लग रहा है टफ? पढ़ा कि नहीं, ये है सर ना, पढ़ा। यस सर पढ़ा। है ना, तो उससे इजी जा रहा है या फिर अभी भी लग रहा है कि यार टफ है? और मैं ये मानता हूँ कि जो अपने मॉड्यूल में है ना उसमें क्वेश्चंस काफी सारे हैं। उसमें तो कई सारे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में कवर भी नहीं हो रहे होंगे, वो क्वेश्चंस आप एज ए इंफॉर्मेशन याद रख लो, है ना, कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। जब हम डिस्कशन कराएंगे तो वहां पे अगर कोई लॉजिक होगा तो मैं समझा दूंगा आपको कि देखो ये ऐसे आया है, ठीक है। अभी बस आपका काम ये है, या वो 90% पे गुड कमांड ले आओ, और फिर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, उसमें जो एडिशनल आपके सब टॉपिक रहेंगे जो हमने कवर नहीं किए हैं, राइट, वो जो है ना, वो जो है जब हम डिस्कशन करेंगे तब कवर कर देंगे, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, चलो, अब ये आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। हाँ भाई, कोई कह रहा था 2-4 मिनट का ब्रेक चाहिए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोलो, क्या हुआ, नहीं चाहिए पढ़ा दूं? हाँ सर, तो थोड़ा ब्रेक भी। ब्रेक चाहिए, क्या हुआ, तुम लोग इतना सैड क्यों हो? आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का? तो सैड नहीं हूँ। मतलब तुम्हारी अकेले की बात नहीं हो रही, मतलब बाकी सारे लोग कुछ कह ही नहीं रहे? नहीं है। अब तो दिवाली तो मजा नहीं आ रहा। हाँ बोलो, बोलो तो बेटा। मतलब GHOM सर के लेक्चर के बाद थोड़ा भी ब्रेक नहीं मिला था। अरे तो बोल देना चाहिए था ना, मैं 15 मिनट बाद स्टार्ट कर लेता। यार देखो, अब अपन 10 लेक्चर मुश्किल से पढ़ने वाले हैं ना, 10 लेक्चर मुश्किल से, है ना, बस मैं इतने ही लेक्चर पढ़ाऊंगा, मेरा टारगेट है, ठीक है। और इन लेक्चर्स में भी यार तुम लोग ऐसे जबरदस्ती खींचे जाओगे तो मजा नहीं आएगा, तुम अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं हो बता दो मुझे, ठीक है। हम जैसे जैसे बोलोगे वैसे ब्रेक दे रहे हैं 15 मिनट का, लेकिन फिर उसके बाद 1 घंटे 1 आवर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक दूं, ठीक है, 10 मिनट का दूं, जल्दी जल्दी बताऊं? तो 15 मिनट्स का लेना। ठीक है, 15 मिनट आराम से कुछ खा पी लो, जो करना है कर लो, है ना, मिलते 15 मिनट। सर, हाँ बोलो। सर आप ये PDF अभी भेज दोगे, मैं प्रिंट निकाल लूंगी। जो NCERT है ना मेरे पास, वो पुराना लगता है, मतलब बिल्कुल अलग है, कुछ भी सेम नहीं है। हार्ड तुम्हारे पास कॉपी। एनसीईआरटी है, हाँ। उसमें ये कुछ नहीं है? नहीं, NCERT का जो अभी आप PDF यूज कर रहे हैं ना, तो वो PDF भेज देंगे सर आप, क्योंकि मैं जो भेज दूंगा, मैं हार्ड भेज कॉपी है वो बिल्कुल अलग है। दूंगा, नहीं ये मैं भेज दूंगा, मैं ही भेज दूंगा, ठीक है। हाँ कर लो भाभी, हाँ यस। 15 मिनट का ब्रेक है, 1:15 में।